दो पार्ट तक हम लोग कर लिए थे और यहाँ तक हम लोग जनन कोशिका तक पढ़ लिए थे ऊपर तक। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 लिख रखा है, यानी ख़त्म किया था हम लोगों ने। और आज से लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, प्राग उत्पाद पढ़ेंगे। अब जिनको नहीं पता है मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूँगा। भाई साहब देख लो कितना खतरनाक लेवल वाली नोट्स है ना। पूरा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर, अपना ऐप के जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हमें पढ़ना था प्राग उत्पाद, आज से हमें पढ़ना है, जिसको पोलन प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब ध्यान से समझिएगा, और ये लेक्चर भी 12 से 15 मिनट के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, तीसरा लेक्चर है। मैं नहीं चाहता आपका बहुत ज़्यादा समय बताना, मैं जितना 15 मिनट में बताता हूँ उतना लोग 1 घंटा में पढ़ाते हैं, ये बातें याद रख लेना, ठीक है। सो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, है ना, और टाइम को सेव कर लो, लाड लो। बाकी ऑब्जेक्टिव सारा चैप्टर करा रखा है, आप जाके देख लेना। तो प्राग उत्पाद होता क्या है? प्राग कण पोषक पदार्थ युक्त होते हैं, इसका उपयोग कार्य क्षमता वृद्धक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, जिन्हें प्राग उत्पाद कहते हैं। तो प्राग उत्पाद क्या होता है भाई साहब, डेफिनेशन याद रख लेना, और 2 मार्क्स में सवाल आपके आने के चांसेस हैं। क्लियर है? सो मैं इस तरह से आपके डेफिनेशन को डिज़ाइन किया हूँ, परिभाषा को डिज़ाइन किया हूँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत बखूबी तरीके से एक बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो, मचा सकते हो, बिल्कुल फोड़ सकते हो, कतई जहर मचा सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कराऊंगा। तो प्राग उत्पाद क्या होता है? प्राग कण पोषक पदार्थ युक्त होते हैं, इसका उपयोग कार्य क्षमता वृद्धक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, जिन्हें हम लोग प्राग उत्पाद कहते हैं। घोड़े व एथलीट के कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्राग उत्पादकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो इंसान घोड़ा दौड़ाता है रेस में, तो उसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए हम लोग पोलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्राग उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्षमता बहुत जल्दी बढ़ा देता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देता है ना। तो जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट समझते हो, जो दौड़ते हैं यार, जो रनिंग करते हैं, है ना, वो सब एथलीट्स होते हैं। तो वो लोग प्राग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मतलब प्राग उत्पाद का। अगला कह रहा है कि प्राग कणों की जीवन क्षमता क्या होती है ना। इंग्लिश वाले देख लो कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। मेरा काम है बेहतर तरीके से डिलीवर करना, कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ाना। अगर आपने लेक्चर 1 देखा तो आप 3 देख रहे हो, अगर आप 3 देख रहे हो तो आप 1, 2 जाके देखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। क्लियर है? देखो करा है कि वह अवधि जिसमें प्राग कण कार्य क्षमता हो या निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखते हैं। ध्यान से देखना, वह अवधि जिसमें प्राग कण कार्य क्षम हो, या मतलब कार्य करने की क्षमता हो, या निषेचन में भाग लेने की क्षमता हो, तो वहीं रखते हैं। क्लियर है? प्राग कणों की जीवन क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्राग कणों की जीवन क्षमता कहलाती है। एक बार और देखते हैं। वह अवधि जिसमें प्राग कण कार्यक्षम हो और निषेचन में भाग लेने की क्षमता रखते हो, प्राग कणों की जीवन क्षमता वही कहलाती है। यह तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, जो 30 मिनट से कई महीनों तक होती है। यानी 30 महीने से मतलब 30 मिनट ले शुरू होके कई महीनों तक इसकी क्षमता रहती है, प्राग कणों की जीवन क्षमता, याद रख लेना, ठीक है। तो प्राग कणों की जो जीवन क्षमता होती है 30 मिनट से स्टार्ट होती है और कई महीनों तक होती है। अनाजों में 30 मिनट तक होती है। अनाजों में कितनी? 30 मिनट तक होती है। तो उसके बारे में देख लो अच्छे तरीके से। क्लियर है? और आगे कह रहा है, ध्यान से देखना लाडले पॉइंट को। मलवेसी और राजेसी कई महीने पुरातत्व खुदाई के दौरान खोजा गया खजूर फियोनिक्स से, है ना, डेक्टिलिफेरा 2000 सालों बाद अंकुरित हुआ था। कौन? डेक्टिलिफेरा जो था वो 2000 सालों के बाद अंकुरा था, है ना, जिसे आप बीज रोप देते हो तो अंकुरता है। तो उस तरह से याद रख लेना। प्राग किट क्या होता है? पोलन किट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो अच्छे से याद रख लो प्राग किट क्या होता है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि भाई साहब ये प्राग किट होता क्या है। इसके अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखना, डेफिनेशन वगैरह, मजा आ जाएगा बिल्कुल। कह रहा है कि टेपिटम द्वारा स्त्रावित चिपचिपा रासायनिक पदार्थ जो प्राग कणों को कीटों से चिपकने में सहायक करता है, वो प्राग कीट कहलाता है। यानी कि कीटों को क्या कर लेता है? चिपका लेता है ना। तो वो क्या कहलाता है? प्राग कीट कहलाता है। बस ये आसान भाषा में आपको समझाया। और अगला है प्राग पुटी क्या होता है, जिसको हम पोलन सेक बोलते हैं। करा है कि चारों लघु बीजाणु धानियाँ विकसित होकर एक थैली या धानी का निर्माण करते हैं, जिसमें प्राग कण, है ना, और ठसाठस भरे होते हैं। इस थैली को प्राग गुप्तकी कहते हैं, याद रख लेना। क्या कहते हैं? प्राग पुटी कहते हैं यार, है ना, गुप्तकी नहीं।
तो चारों लघु बीजाणु धावनियाँ विकसित होकर एक थैली या धानी का निर्माण करते हैं जिसमें परागकण ठसाठस भरे होते हैं, यानी ठूस ठूस के भरे होते हैं। इस थैली को हम लोग परागपुटी कहते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा डिफिनेशन टाइप से ही याद करनी है ना। बायो में तो याद करने वाली ही चीज़ें हैं, बस याद करो और पास हो जाओ। लोग बोलते हैं कि बायो पढ़ लूँगा ना तो फोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, इसमें भी बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं क्योंकि ऐसा ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है। अगला कह रहा है कि परागकणों द्वारा एलर्जी, किसी को एलर्जी हो जाती है ना, जैसे कि किसी को खुजली वाली एलर्जी हो जाती है, किसी को मतलब बहुत तरीके से एलर्जी हो जाती है, किसी को दाग धब्बे हो जाते हैं तो उस तरह से एलर्जी हो जाती है, खुजली वाली हो जाती है उस तरह से। तो ये कह रहा है कि परागकणों से कौन सा एलर्जी होता है, ध्यान से देखना। परागकणों में उपस्थित प्रोटीन मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है। परागकणों में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, परागकण जो है उसके अंदर जो प्रोटीन है ना, वो मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है। ऐसे परागकणों को एलर्जन कहते हैं, जैसे गाजर घास, है ना, पॉर्थिनियम के परागकण द्वारा मानव में एलर्जी उत्पन्न की जाती है ना। गाजर घास अगर मानव खाते हो तो उसमें पार्थोनियम के परागकण के द्वारा मानव के अंदर खुजली उत्पन्न किया जा सकता है, इचिक के, है ना, और पूरा दाग धब्बे, इस तरह से एलर्जी कराया जा सकता है। सो अच्छे से याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। जो चीज़ नहीं बुझाता 10 सेकंड पीछे जाओ, 20 सेकंड पीछे जाओ, फिर से सुनो, क्योंकि यार तुम पढ़ने के लिए आए हो, समय देखोगे तो मज़ा नहीं आने वाला ना। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, समझो अपने आप को। तो पढ़ने के लिए आए हो तो बस पढ़ने पर ध्यान देना यार। वीडियो पर क्लिक कर दिया मतलब पढ़ना है तुम्हें, कतई कुछ आलतू फालतू नहीं करना है ना। कुछ इस तरह से अपने आप को बनाएंगे हम, लोग देखेंगे और हम करके जाएंगे। मतलब जो टारगेट है उसे करके जाओ, तुम लोगों को देखने दो भाई, समझ रहे हो। जो तुम्हारा लाइफ में एम है, जो एम्बिशंस है, जो तुमने सोचा है, उसे तुम करने पे ध्यान दो। लोगों का काम है तुम्हें बोलना, वो बोलेंगे, दैट्स इट। तुमने टारगेट बनाया है कि मेरा टारगेट 5 साल में पूरा होगा, तुम 1 साल में छोड़ रहे हो, तो कतई एक गलत बात है। लोग 5 साल तक बोल रहे हैं तो उनकी बात इग्नोर करना होगा, क्योंकि आप 6ठे साल सक्सेस होने वाले हो। आपका टारगेट 6 साल का है, 5 साल का है। आप ऐसा टारगेट बना लिए हो जो आपका 2 साल में पूरा होगा। 2 साल से पहले लोग बोलने लगे कि भाई साहब तेरे से तो नहीं हो रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। तो तुम्हें पता है कि जब तुम 2 साल में उसको करोगे तो लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो। तुम्हारा टारगेट तो 2 साल का है ना, पहले 2 साल दे के तो देखो यार, समझ रहे हो। हाँ चलो, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन एवं भ्रूणकोश। ये क्या होता है भाई साहब, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुजर बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बस इतना याद रखना, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से जब गुरु बीजाणु बनेगा तो उसी प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कितना अच्छे तरीके से याद करा दिया। सो बायो इंटरेस्टेड चीज़ है, जब आप सुनोगे समझोगे तो आपको अच्छे से याद होने लगेगा। और भाई साहब नहीं समझोगे, नहीं, यहाँ पर देखो सभी दे दिया है ना, मतलब एक फिगर अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये देख लो अच्छी तरीके से सारी चीज़, 1 से 2, 2 से 4, 5 से, है ना, कुछ इस तरह से। सबसे पहले क्या था, डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, फिर कैसा हो गया, हैप्लोइड हो गया, फिर माइक्रोस्पोइड्स हो गया, मतलब 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 6, फिर एक अच्छा आकार लेने लगा, फिर तैयार हो जाएगा। तो भाई साहब तुम्हें समझना है हर चीज़ को बेहतर तरीके से, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना ही होगा, है ना। ध्यान से देखना, पुष्प के बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीज बीजांड में केवल एक ही द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, जिसे गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। और यही टॉपिक तो तुम पढ़ रहे थे, तो याद रखो कि पुष्प के बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीज अंड, मान लो एक पुष्प तैयार हो रहा है तो सबसे पहले उसमें बीज आया, तो जो बीज तैयार हो रहा है, जो अंडाशय में पाए जाते हैं ना बीज अंड, केवल एक ही द्विगुणित कोशिका में पाई जाती है भाई साहब, जिसे गुरु बीजाणु मातृकोशिका हम लोग कहते हैं। तो समझो, खुद से बोलोगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा, वरना कतई कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने? 4 का। ये चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में नियमित होकर, यानी कि विन्यासित होकर
गुरु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं, है ना, याद रख लेना, चतुष्क यानी 4, जो बीजांड काय से ढके रहते हैं, किससे, विजय कांड से ढके रहते हैं। तो कोई भी 4 को पॉइंट्स दिया मैंने, तो मान लो 2 को याद कर लेना, एग्जाम में 2 लिख लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, अगर दे दिया क्वेश्चन तो। ग्रुप बीजाणु चतुष्क की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, कितनी, 3 कोशिका तो नष्ट हो जाती हैं, है ना। निभाग की ओर स्थित केवल एक ग्रुप बीजाणु कोशिका की भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिसे एक बीजाणु विकास कहते हैं, क्योंकि 4 में 3 को खत्म कर देती है भाई साहब, तो एक का विकास करती है ना। बस इतना याद रख लेना। चलो और अगला पॉइंट्स देख लो, बहुत सारे पॉइंट्स है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, 4 को लिखना है आपको। ग्रुप बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिससे 2, 4, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ग्रुप बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, वृद्धि तो होता है, बढ़ोतरी तो होता है, साथ में बंटवारा हो जाता है, किसके रूप में, 2 के 4 के 8 के रूप में। तो भाई इस तरह से निर्माण होता है, समझ गया। अगला देख लो, 8 केंद्रों में से 3 केंद्रक बीजांड द्वारा की जाते हैं। 8 केंद्रों में से 3 केंद्रक बीजांड द्वार की जाते हैं तथा 2 सहायक कोशिकाओं व 1 अंड कोशिका का निर्माण करते हैं, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि दोनों सहायक कोशिका व 1 अंड कोशिका मिलकर अंड समुच्चय या अंड उपकरण बनाते हैं। और अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि 3 केंद्रक निभाग की ओर जाकर प्रतिस्थांत कोशिका का निर्माण करते हैं। तो देखो कितना चीज़ है, कोई भी 3 को 4 को उठा लो स्क्रीनशॉट में और 2 को है ले लो। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रूण कोश क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, है ना। तो इसके बारे में, भ्रूण कोश के बारे में भाई साहब हम लोग जानते हैं। और देख लो यहाँ पर एक फिगर के साथ देखो ध्यान से, भ्रूण कोश पढ़ रहे हैं। यह पादप का मादा, है ना, युग्मोद्भिद है। जिस प्रकार परागकण नर युग्मोद्भिद होता है, सभी पादपों में एक बीजांड के केवल भ्रूण कोश होता है। एक भ्रूण कोश में 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं होती हैं। 8 को केंद्रक होता है, कौ को केंद्रक होता है, 8 को केंद्रक होता है और साथ ही में 7 कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, ये पूरा यहाँ वाला फिगर दे रखा है ये, है ना। ये जो तुम्हारा अंडाशय तैयार होता है यहाँ पर, तो इस वाली चीज़ को देखो अच्छी तरीके से दे रखा है, किस तरह से तैयार होता है, समझ गए। तो भाई ये प्रोसेस तुम्हारा दिखा दिया ना। ये फिगर तो सबसे पहला लेक्चर में पहला टॉपिक हमने बताया था पुष्प के बारे में, और ये तुम्हारे डायग्राम में भी आता है, याद रख लेना, है ना। ये तुम्हारे डायग्राम में भी आता है एग्जाम में, अच्छे तरीके से याद रख लेना। कह रहा भ्रूण कोश निम्न कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे सबसे पहला अंड कोशिका, एग सेल, दूसरा क्या होती है, सहायक कोशिका, तीसरा प्रतिव्यसांत कोशिका और चौथा होती है केंद्रीय कोशिका। इन सब को जानेंगे और ये लेक्चर खत्म होगा, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा अंड कोशिका, सबसे पहला है हमारा अंड कोशिका। ये क्या होता है भाई साहब, ध्यान से देखते हैं। अंड कोशिका क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। क्लियर है, जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करना। देखो ध्यान से, अंड कोशिका क्या होता है। कह रहा है कि इसकी संख्या 1 है। अंड कोशिका निषेचन के समय नर युग्मक के साथ जुड़कर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है ना। किसका, है ना, जुड़ जाती है। देखो जब जुड़ रही है भाई साहब, इसकी संख्या 1 है, एक ही संख्या है। अंड कोशिका निषेचन के समय नर युग्मक के साथ जुड़कर, मान लो नर युग्मक इसके साथ जुड़ेगा, जो मान लो पुष्प के नर युग्मक के साथ जुड़ जाएगी, है ना, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। अब जुड़ेगी कैसे, पुष्प 2 अलग अलग है, नर है मादा है, अलग अलग है, तो हवा के द्वारा जुड़ सकती हैं भाई साहब, है ना। हवा में ये अपना छोड़ेंगी, वो अपना छोड़ेगा, उससे इन दोनों का भाई साहब मिलन हो जाएगा, समझ रहे हो। सहायक कोशिका क्या होती है, दूसरा हम लोग कर रहे हैं। टोटल 4 गो होती है ना, बताया था। कर रहा है कि भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, कितनी, 2, जो बीजांड काल से पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा प्रागनालिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्राव करती हैं। तो ये अच्छे से याद रख लेना कि भ्रूण कोश क्या होता है। क्लियर है लाडलो, यार कुछ भी नहीं है बायो, 2 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, कौ गो, 2 गो, बीजांड काल से पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं, है ना, अवशोषण कर लेती हैं तथा प्रागनालिका के बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्राव कर देती हैं।
है ना, सिंपल। अब देखो अगला सहायक कोशिका क्या होता है, कह रहा है कि सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट था, नॉट अ टॉपिक, है ना। तीसरा टॉपिक यहाँ है, हम लोग दूसरे के अंदर जान रहे हैं कि सहायक कोशिका और अंड कोशिका जब ये दोनों मिलेगी भाई साहब तो एक अंड उपकरण तुम्हारा बनेगा। याद है ना। तो बायो में इस तरह से ऑब्जेक्टिव करना है, रटोगे भाई साहब मज़ा नहीं आएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव टोटल कराया है, प्लेलिस्ट में लिंक डाला है टोटल चैप्टर का, इम्पोर्टेंट वाला, समझ लिए। हाँ तो इस तरह से करो ना यार, सिर्फ सब्सक्राइबर मत देखो यूट्यूबर की, नहीं सब्सक्राइबर देखोगे कैसा भी कंटेंट मिलेगा। जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है ना भाई, वो तुम्हें एकदम रियल कंटेंट देगा, याद रखना। और यहाँ पर रियल तुम्हें मिलेगा और मैं लिखित दे सकता हूँ इस बात की, है ना। कह रहा है कि प्रतिव्यसांत कोशिका क्या होता है। प्रतिव्यसांत कोशिका क्या होती है, भ्रूण कोश निभाग की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिव्यसांत कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश विभाग की ओर 3 जो होती है ना कोशिकाएं, वो प्रतिव्यसांत कोशिकाएं होती है भाई साहब। निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं। जब निषेचन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। हाँ, केंद्रीय की कोशिका क्या होता है भाई साहब, अगला चौथा है जो कि लास्ट है। भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो एक नर युग्मक से निषेचित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। याद रहेगा, हाँ बिल्कुल। तो ये आसान सा था और मैं आपको इसका दिखाता हूँ फिगर, भाई साहब देख लो, है ना। ये फिगर है तुम्हारा, अब समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। परागकण एवं इसके प्रकार, अब परागकण तुम पढ़ोगे, इसके प्रकार पढ़ोगे अगले लेक्चर में। सो यहाँ तक हम लोग कौन सा लेक्चर ख़त्म किया, यहाँ तक हम लोग तीसरा लेक्चर अपना भाई साहब ख़त्म किया। आई होप कि आप सब्सक्राइब करोगे चौथे लेक्चर्स के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए। क्यों, मस्ती से पढ़ोगे ना यार, मचाना है ना एग्ज़ाम में, बायो वालों। बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ, मस्ती से पढ़ाई करो 4th के एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक भाई साहब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। 4 लेक्चर, डू सब्सक्राइब।